हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपके पास आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अभी तक हमने मॉडर्न इंडिया के टॉपिक कवर किए हैं। उनसे अब हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉलोनियलिज्म बिगिंस विद द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन द 15th सेंचुरी। सेकंड आपके पास बात कर रहे हैं, डच एस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्रीज एट मछलीपट्टनम, सूरत एंड चिंसूरा। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है कि पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम विजयनगर एम्पायर विच बिकेम द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज ईस्ट इंडीज, राइट। अब देखो, तो अगर बात करें तो अराइवल ऑफ यूरोपियन जब हमने किया था तो सबसे पहले हमें पता है कि कौन इंडिया में अराइव किए थे, वो आपके पास पोर्टुगीज ही थे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉलोनियलिज्म, दैट मीन्स कि इंडिया को कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया इन्होंने, बिगिंस विद द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन द 15th सेंचुरी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? क्योंकि हमारे पास पूछे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो अगर बात करें तो 15th सेंचुरी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपके पास राइट स्टेटमेंट होगी। अब राइट क्यों होगी? क्योंकि अगर बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्तुगीज अराइव किए थे इंडिया में वो थे आपके पास वास्को डिगामा, जो आपके पास अराइव किए थे इन 1498। तो यहाँ पे दैट मीन्स इन द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने अराइव किया था इंडिया में। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो देखो, यहाँ पे ना हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि फर्स्ट तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा, आंसर में आएगा ही आएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही आंसर बचते हैं, ए और बी में से। दैट मींस सी जो है अब हम खुद ही कैंसिल कर देंगे, नन ऑफ द अबव। क्योंकि अगर बात करें तो हमारे पास एक स्टेटमेंट तो सही है, राइट। सेकंड अगर बात करें तो डच की अगर हमने बात किया था, पोर्तुगीज के बाद में आए ही नेक्स्ट कौन थे? डच थे। डच का हमने पहले भी बात करी थी। मेन जो इनका जो मेन जो इंटरेस्ट था वो था इंडोनेशिया। तो इनकी जो फैक्ट्रीज थी, अब देखो अगर याद नहीं रहता है, हमें पता था कि डच ने जो अपनी फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, वो आपके पास मछलीपट्टनम में करी थी इन 1605 में, राइट। वहीं पे सूरत में भी इनकी फैक्ट्री थी, कोरोमंडल कोस्ट पे इन्होंने अपनी, एंड चिंसूरा में भी इनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश थी। तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, अगर किसी को ये बात नहीं पता, चलो मान लो कि हमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं पता, कि हमें पता है कि मछलीपट्टनम में थी बट चिंसूरा हमने पहली बार सुना या सूरत में हमने पहली बार सुना। अब हम यहाँ पे एक और मेथड यूज कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों? क्योंकि अगर हम आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो पुर्तगीज की जब हमने बात करी थी, तो पुर्तगीज ने जब गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, एल्बुक्यर्क जब वाइसरॉय थे पुर्तगीज के इंडिया में, तो हमने बात करी थी कि एल्बुक्यर्क ने 1510 में जब गोवा को कैप्चर किया था, तो वो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर से नहीं किया था, यहाँ पे कैप्चर किया गया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। दैट मीन्स सल्तनत ऑफ बीजापुर से कैप्चर किया गया था। अगर आपको याद होगा तो हमने उस टाइम पे बात भी करी थी, आदिल शाह वाजी बीजापुर और सुल्तान थे उस टाइम पे बीजापुर के, राइट। तो इस तरह से दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास गलत होती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास बी ऑप्शन, राइट। ये बात हमने करी है। आप जाके वीडियो जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो वो जाके मेरे लेक्चर देख सकते हैं, उनमें हमने वन बाय वन टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, राइट। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए अब चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, रिगार्डिंग द बैटल ऑफ द वॉन्डी वॉश। अब बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश भी हमने किया था, अगर आपको याद होगा कौन से, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किस में बात करी थी हमने, कौन सी वॉर्स हमने करी थी जिसमें हमने बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश की बात करी। तो अगर बात करें तो डिसीजिव बैटल थी इन सदर्न इंडिया में बिटवीन द फ्रेंच एंड अंडर द कॉम्ट डी लैली एंड द ब्रिटिश अंडर सर एडवर्ड व्हीलर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द फ्रेंच वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट बॉन्डिवॉश इन जनवरी 1760।
ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट आपके पास बोल रहा है पोस्ट द बैटल ऑफ वॉन्डिवोस द फ्रेंच पोजेशन, ये जो है गलती से लग गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बैटल ऑफ वॉन्डिवोस जो था द फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763, राइट। तो अब यहाँ पे बात कर, अब देखो इसकी जब हमने बात करी थी बैटल ऑफ वॉन्डिवोस की, तो बैटल ऑफ वॉन्डिवोस की हमने बात करी थी, हमने जब यहाँ पे बात करी कार्नेटिक वॉर। तो कार्नेटिक वॉर जो मेनली किसके बीच में हुई थी, बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई, राइट। तो यहीं पे बैटल ऑफ वॉन्डिवोस की बात करी थी जो आपको हेल्ड हुआ था इन 1760 में, थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो मेन रीजन था, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हो। तो ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो मेन रीजन था, जो 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुई थी इन यूरोप में, 7 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी यूरोप में। अब यूरोप में स्टार्ट हुई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर बात करें तो जिसका इंपैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिला था, और यहाँ पे 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवोस आपके पास हुई थी। और लास्ट में ये बैटल 7 ईयर वॉर जो एंड होती है विद ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ एंड हुई थी, जो आपके पास 1763 में हुई थी। और इस ट्रीटी के अंदर जो भी आपके पास जो फ्रेंच की पोजेशन थी इंडिया में, दैट मीन्स वो क्या कर दी गई थी आपके पास, रिस्टोर कर दी गई थी फ्रेंच को। तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेटमेंट तो हमारे पास सही, और सेकंड भी सही होगी, क्योंकि सेकंड क्यों, इस बैटल ऑफ वॉन्डिवोस में क्या किया था, ब्रिटिशर ने डिफीट किया था फ्रेंच को। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखो अब हमारे पास एलिमिनेशन हमें पता लग गया कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड या तो इसमें था, थर्ड बी में था और डी में था, तो इन दोनों में से ही अल्टीमेटली कोई सही होगी। अब सेकंड भी हमें पता है कि अब ये जो आपके पास बैटल ऑफ वॉन्डिवोस जो हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर ने डिफीट किया था फ्रेंच को जनवरी 1760 में, तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट क्यों गलत होगी, फर्स्ट गलत क्यों हुई, क्योंकि जब थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ जिसमें दो एंटिटीज थी, एक थी फ्रांस एक थी ब्रिटेन। अब फ्रांस के जो हेड थे वो थे काउंट डी लैली, लैली भाई साहब तो थे, बट ब्रिटिशर के जो थे, ब्रिटिशर के जो हेड थे, वो आपके पास एडवर्ड व्हीलर की जगह कौन थे, आयरकूट थे, जिसकी बात हमने पहले करी थी, राइट। तो ये आप देख सकते हो, दैट्स वाई अब हमारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। क्लियर, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था पोस्ट द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इसको जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड क्लाइव पोस्ट द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765, व्हिच मींस कि डुअल गवर्नमेंट जो है बंगाल में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी इन 1765 में, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज द दीवान ऑफ बंगाल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड द रेवेन्यू, यस ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही होगी, अंडर द डुअल गवर्नमेंट, ये भी हमने बात करी हुई है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो नायब दीवान को दे दी गई थी, एंड नायब नाजिम मोहम्मद रजा खान को यहाँ पे दे दी गई थी, जिसको नॉमिनेट किया गया था बाय द कंपनी। तो थर्ड का आंसर जो होगा वो डी होगा। अब ये बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब यहाँ पे सीधी सी बात करें तो आपके पास क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, आपके पास बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जो आपके पास 22 एंड 23 अक्टूबर 1764 को हेल्ड हुई। अब जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुई तो यहाँ पे दो एंटिटीज थी, एक साइड थे ब्रिटिशर एंड एक साइड थे आपके पास नवाब,
एक नवाब थे आपके पास, नवाब ऑफ बंगाल। एक थे आपके पास नवाब ऑफ अवध। एंड एक थे आपके पास मुगल एम्परर। अब नवाब ऑफ बंगाल आपके पास कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल थे आपके पास मीर कासिम। वहीं पे अवध की बात करें, शुजा उद्दौला। इसकी बात भी हमने करी हुई है, ये बैटल भी हमने करी है, आप जाके देख सकते हो डिटेल में। राइट। एंड मुगल एम्परर थे शाह आलम टू। अब यहाँ पे दो ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद हुई थी, एक हुई थी अवध के रूलर के साथ एंड सेकंड हुई थी मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। राइट। तो ये भी याद रखना। फिर जिसके बाद जो है बंगाल में क्या किया गया था, यहाँ पे आपके पास डुअल गवर्नमेंट जो है, डायआर्की जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन आपके पास बंगाल में। राइट। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोल दें तो इसका जो है दैट मीन्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या बन चुकी थी, रियल मास्टर बन चुकी थी बंगाल कि मतलब अब यही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल जो है वो अब कौन बन चुके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी बंगाल की। राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर है आपके पास डी। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, यहां पे पूछा गया कि नॉट बोल दिया गया, वाज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इन 1760। अभी बैटल ऑफ बक्सर की ही हम बात कर रहे थे, जिसमें अगर बात करें उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम। तो जो बैटल ऑफ बक्सर का जो मेन कॉज रहता है वो मिसयूज ऑफ द फरमान ऑफ 1717 जो इशूड किया गया था बाय मुगल एम्परर फारूक सिया, जिसकी बात भी हम कर चुके हैं। ठीक है। एंड द दस्तक ऑफ दी, तो ये आप देख सकते हो फरमान ऑफ 1717 क्या था, जाके मेरी वीडियो में चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया, ओपन डिफाइंस बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन मीर कासिम आस्क्ड फॉर द रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ बिहार। राइट। एंड थर्ड यहाँ पे बोला गया अबॉलिशन ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड बाय द नवाब मीर कासिम एंड डी ऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल बाय द कंपनी सर्वेंट। ठीक है। दैट मीन्स की डेप्यूटी गवर्नर जो थे, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि यहाँ पे डिफाइंस किया गया बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, जब मीर कासिम ने क्या बोला था, रिवेन्यू अकाउंट दो बिहार के। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक रीजन ये भी रहा था कि जब डेप्यूटी गवर्नर ने नहीं दिए थे, क्योंकि डेप्यूटी गवर्नर जो था वो किसका पपेट था, काइंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट था। थर्ड यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मीर कासिम ने अबॉलिशन तो की थी ड्यूटीज की, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौन सी ड्यूटीज की अबॉलिशन की थी? यहाँ पे उन्होंने अबॉलिश की थी इंटरनल ड्यूटीज। ठीक है। दैट मीन्स इंटरनल ट्रेड पे उन्होंने ड्यूटीज की अबॉलिशन की थी, बट एक्सटर्नल ट्रेड पे नहीं की थी। तो अगर सिर्फ यहाँ पे इंटरनल ट्रेड होता तो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही होती, बट यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड भी लिखा गया, क्योंकि हमने बात करी थी कि मीर कासिम ने क्या किया था, इंडियन मर्चेंट्स को सेम फुटिंग देने के लिए ब्रिटिश मर्चेंट के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने जो भी इंटरनल ट्रेड पे जो भी मतलब यहाँ पे टैक्स लगाया जाता था, ड्यूटीज लगाई जाती थी, उसको क्या करते हैं, ड्यूटी फ्री करते। बट यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड की बात नहीं करी गई थी, तो इस ऑप्शन में आपके पास एक्सटर्नल ट्रेड है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है आपके पास सही हो जाती है। मतलब ये जो है आपके पास गलत स्टेटमेंट है, वहां पे इंटरनल ट्रेड होता तो सही होता, क्योंकि हमने नॉट पूछा ना, तो इसकी वजह से इसका आंसर जो रहेगा वो आपके पास सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। राइट। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमने लेटेस्ट ही किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करें तो ये एक्ट जो है आपके पास फाउंडेशन रखता है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल की बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने जब हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की वीडियो आप देखोगे तो हमने क्या बोला था, इस वीडियो में क्या किया गया था, जो बंगाल जो प्रोविंस थी उसको क्या बना दिया था, सुपीरियर बना दिया था। और अब यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास को क्या बना दिया, बंगाल प्रोविंस का सबऑर्डिनेट बना दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की जगह क्या किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ना कि डिसेंट्रलाइज किया गया था। वहीं पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
डेजिग्नेशन कर दी गई थी। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो ये बात करी गई थी। फिर हमने इसी में गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात भी करी, राइट। तो ये बात हुई। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। एंड थर्ड, चलो अभी इस पे फिर से आते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है फॉलोड बाय द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 टू करेक्ट इट्स डिफेक्ट। ये तो हमने किया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, जो हमने सीधी सी बात करी थी कि 1781 में। तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है, राइट। फर्स्ट हमने पहले बोल दिया कि गलत है, मैंने पहले बोल दिया। थर्ड हमें पता है कि इसके बाद जो था आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसके थ्रू जो भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, उनको हमने क्या करना था, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो डिफेक्ट्स थे उनको करेक्ट करने के लिए, राइट। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट तो सही हो जाती है। तो हमारे पास देखो थर्ड के तीन ऑप्शन है, डी, सी एंड ए। अब देखो वन तो हमने बोल दिया कि वन जो है हमारे पास गलत है, तो अल्टीमेटली ए ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब देखो टू ऑलरेडी तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास थ्री ऑप्शन भी, थ्री वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अब हमारे पास बच जाते हैं दो स्टेट, दो ऑप्शन सी एंड डी। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू। देखो जब यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता ना, तब हम इसके बारे में सोचते भी, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखोगे तो मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात भी करी हुई है, प्रोप्राइटर्स की बात भी करी हुई है। बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हम जाके करेंगे कब, पिट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात तो करी नहीं गई है। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है डी, दैट मींस थर्ड ओनली जो था वो करेक्ट ऑप्शन था इसका। तो ये आप, आई होप आपको समझ में आया, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमें पेयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे रीजन दिया गया है और किंगडम का नाम दिया गया है, और हमें बताना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर बात करें अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, तीन ऐसे रीजन है, निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान एंड शादत खान, ठीक है, और ये फाउंडर्स और रूलर्स इनके पूछे थे। तो अब हमने जब यहाँ पे बात करी थी लेटर मुगल्स की, तब उस टाइम पे मैंने इनकी बात करी है, निजामुल मुल्क की बात भी करी है, शादत खान की बात भी करी है, मुर्शिद कुली खान की बात भी करी है। तो मुर्शिद कुली खान, अब अगर बात करें तो अवध, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अवध की बात करें तो अवध के फाउंडर कौन थे। चलो अगर ये भी याद नहीं रहता, हमने निजामुल मुल्क की बात करी थी, जिनको किलिच खान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने फाउंड किया था इन 1724 में आपके पास हैदराबाद। हैदराबाद तो आपको याद होगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट तो हमारे पास गलत हो जाता है। बंगाल, बंगाल बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल जो था, जो पहले सूबा था, प्रोविंस था मुगल एम्पायर का, बाद में जो है मुर्शिद कुली खान ने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो बंगाल के फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारे पास सही हो जाती है। देखो अब टू ऑनली, वन वाला ऑप्शन तो हम काट ही देंगे। तो अब हमारे पास बचता है टू ओनली एंड थ्री ओनली। तो अल्टीमेटली अब थ्री भी हमारे पास, क्योंकि हैदराबाद को फाउंड किसने किया था, निजाम उल मुल्क ने किया था। और देखो अवध को फाउंड किसने किया था, शादत खान ने किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन, राइट। तो ये भी बात आप याद रखिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, अब यहाँ पे बोला गया विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया ऑन 23 जून ऑफ 1757 को सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, राइट। सेकंड यहाँ पे बोला गया इमीडिएटली आफ्टर द बैटल मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ द जगत सेठ ब्रदर्स, राइट। चलो दोनों ही स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सही, सही क्यों है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम पे एक हम बात करते हैं
आपके पास ब्लैक होल ट्रेजेडी, अगर आपको याद होगा तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। रॉबर्ट डेक उस टाइम पे गवर्नर थे फोर्ट विलियम के। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्ट विलियम को कैप्चर किया गया था बाय सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला ने क्या किया, जैसे फोर्ट विलियम को कैप्चर किया, देन ही इसने जो है कलकत्ता का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, अली नगर कर दिया था। और यहाँ पे इस फोर्ट के जो फोर्ट का गवर्नर बना दिया था अपनी तरफ से किसको, मानिक चंद को, राइट, हमने इसकी बात भी करी थी। फिर जब यहाँ पे इसके बाद ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव आएगा आपके पास, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से आएगा, मद्रास से आएगा। फिर वो इसके साथ मानिक चंद के साथ ट्रीटी करेगा, कुछ भी सेटलमेंट करेगा, उसके नेगोशिएशन के बाद मानिक चंद सरेंडर कर देगा फोर्ट को। उसके बाद ये कहाँ पे जाएंगे, मुर्शिदाबाद में जाएंगे। मुर्शिदाबाद जो थी वो कैपिटल थी, दैट मीन्स की इससे मिलने जाएंगे, कैपिटल थी सिराजुद्दौला की, राइट। और तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे, राइट, फिर उनके साथ जब मिलेंगे देन, बट इसको सिराजुद्दौला के साथ पहले इन्होंने ट्रीटी तो साइन कर ली, बट अब कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बात करी थी, रॉबर्ट क्लाइव को ट्रस्ट नहीं था सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला के जो कोर्ट के मेंबर्स थे उनमें से एक था आपके पास मीर जाफर, उसी के साथ और जगत सेठ के साथ मिलके जो है, दैट मीन्स इन्होंने क्या किया था कि मतलब कॉन्स्पायर किया था अगेंस्ट किसके, सिराजुद्दौला के साथ मिलके जो है कॉन्स्पायर कर रहे थे। फिर इन्होंने मीर जाफर और इनके साथ मिलके जो है इन्होंने क्या किया था, इन बैटल ऑफ प्लासी में इसको जो है मरवा दिया था, किसको, सिराजुद्दौला को मरवा दिया था। मीर जाफर ने अपने बेटे मिरान की हेल्प से, मतलब ईरान को बोला था, ठीक है, कि उसको प्रोटेक्शन से, आप देख सकते हो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। तो मीर जाफर जो है इसके बाद जो है आपके पास नवाब ऑफ बंगाल बनेंगे, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास सही हो जाती है, राइट। तो ये बात आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रेफरेंस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो नोन एज द हाफ लॉफ सिस्टम। की हाफ लॉफ सिस्टम बोला जाता है जिसको। अब यहाँ पे सीधी सी बात करें, ये इसका आंसर होगा आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर देखो यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया था, जिसके मेंबर जो थे 6 मेंबर्स थे जो नॉमिनेटेड थे बाय ब्रिटिश कैबिनेट। दैट मीन इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पर्पस क्या था कि कंट्रोल करेगा वो अफेयर्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफाइन कर दिया गया था। पॉलिटिकल फंक्शन जो है वो कौन मैनेज करेगा, दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एंड जो आपके पास कॉमर्शियल फंक्शंस है वो कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बैठते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, राइट। तो अल्टीमेटली हाफ लॉ सिस्टम किसको बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट को बोला जाता है 1784। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है जब आप एक्ट पढ़ते हो, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम की बात करें तो क्या ये हो सकता है। सेकंड यहाँ पे बोला गया कि गुड ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपेयर टू अदर यूरोपियन पावर्स। मेजर रीजन पूछा, देखो ये रीजन हो सकता है, बट हमने मेजर रीजन बताना है कि फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज की आपको क्या लगता है। थर्ड यहाँ पे बात करें, राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर। एंड फोर जो है, रिलीजियस पॉलिसीज लाइक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विजयनगर एम्पायर की अगर बात कर रहे हैं तो विजयनगर एम्पायर के साथ क्या था, यहाँ पे गुड रिलेशंस थे किनके, पुर्तगीज। जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर ने डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे पुर्तगीज ने भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसका जो ऑप्शन होगा नाइन्थ का जो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए में पूछा 1 2 एंड 3, बी में पूछा 2 एंड 3, सी में बोल रहा है 1 एंड 4, डी बोल रहा है 1 3 एंड 4, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि विजयनगर एम्पायर के साथ, राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर तो है ही नहीं, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के साथ पुर्तगीज के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे।
जैसे जैसे विजयनगर एम्पायर ने डिक्लाइन करना स्टार्ट किया था वैसे वैसे पुर्तगीज भी डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए थे। तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत हो जाती है। तो अब हमारे पास बचती है 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो अब देखो 1, 2 एंड 3, अब जहां पे भी 3 मेरे को दिखेगा मैं क्या कर दूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। अब मेरे को 3 फर्स्ट में भी दिख रहा है, सेकंड में भी दिख रहा है एंड फोर्थ में भी दिख रहा है, तो मैं इन तीनों को एलिमिनेट कर दूंगा। और मेरे पास एक ऑप्शन बच सकता है, सी ऑप्शन, जो हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, डिफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम। राइट, तो सम टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एलिमिनेशन मेथड से करने पड़ते हैं। अब मेरे को पता था कि इनके विजयनगर एम्पायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, जैसे विजयनगर एम्पायर भी मतलब साउथ में जो विजयनगर एम्पायर था वो डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, पुर्तगीज भी डिक्लाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे राइज नहीं हो सकता, डिक्लाइन होता तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी, बट यहाँ पे जैसे राइज की बात आई, ठीक है, तो उसको कर दो। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बात करते हैं कि डच पर इंपॉर्टेंट नवल पावर दैट एस्टेब्लिश रूल इन इंडिया बट डच कुड नॉट रूल फॉर मोर पीरियड्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रूल ऑफ द डच इन इंडिया। डच ने एस्टेब्लिश की द फर्स्ट फैक्ट्री इन पुलिकट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो है अपनी पुलिकट में एस्टेब्लिश की। एंड सेकंड बोल रहा है ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस इन इंडिया वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द डच। ठीक है, देखो सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया में आए, पुर्तगीज के बाद आए डच। डच की अगर मैं बात करूं ना, डच का मेन इंटरेस्ट जो था वो था इंडोनेशिया, ये मैंने पहले भी बताया। इनका ये मेन ट्रेड करना चाहते थे स्पाइसेस पे, पेपर पे। अब जैसे ये मतलब इंडोनेशिया की तरफ यहाँ पे मतलब इंडोनेशिया में इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, साउथ एशिया में इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। देन दे फाउंड कि आपके पास, कि अगर आपको एशिया में ट्रेड करना है, साउथ एशिया में, तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा इंडिया में। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के जो क्लोज थी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, कहां पे, वेस्ट एशिया। और वो वेस्ट एशिया में अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, क्लोज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो डच ही थे जिन्होंने फर्स्ट मतलब डच वर द फर्स्ट जिन्होंने इंडियन क्लोज को क्या बनाया था, एज एन एक्सपोर्ट आइटम बनाया। राइट, तो यहीं से अब इन्होंने क्या किया था, इंडिया में इवन इंडोनेशिया में इन्होंने क्या किया था, जो आपके पास ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस थी उन पे तो मोनोपोली थी डच की, ये स्टेटमेंट तो सही होती है। अब आप जाके एक चीज और रिवाइज करना, अम्बोया मासिक, राइट, ये भी जाके आप पढ़ो, ये भी मैंने करवाया हुआ है, आप देख सकते हो। अब देखो, अब मेरे को सेकंड स्टेटमेंट तो मेरे को पता है कि सही है। अब मेरे को फर्स्ट में कंफ्यूजन है कि डच ने फर्स्ट फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की थी। तो डच ने जो फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी मछलीपट्टनम में, ना कि पुलिकट में। मछलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी, आप देख सकते हो, ये जो एस्टेब्लिश की गई थी इन 1605 1606। राइट, और यहाँ पे बात करें पुलिकट में जो इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की वो 1609 में करी थी। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। तो हमारे पास जो होगा विच इज आर नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट में हमारे पास ए जो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। और बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो हमारे पास सही थी, तो अल्टीमेटली ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखना, तो इसका जो है ए आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉलोइंग लोकेशंस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट पे ये कुछ लोकेशन दी है इंडिया में जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी। अब देखो यहाँ से एक चीज याद रखना, अब अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं पहले भी बोलता हूँ कि एक मैप ले लो, उसमें ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, जहां पे भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी बस वहां पे वो साइड। जैसे अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हो तो वेस्ट कोस्ट पे कौन सी, कोस्ट पे कौन सी फैक्ट्री जो है कब एस्टेब्लिश करी, कहाँ पे करी, कहाँ पे नहीं करी, मेन मेन साइट आप लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 7 से 8 साइट्स होंगी, मैक्स टू मैक्स 10 साइट्स होंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप मैप बना के करोगे तो अल्टीमेटली आपको इजी होगा रिमाइंड करने। तो यहाँ पे अगर मैं सीधी सी बात करता हूँ, मछलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री थी, हरिहरपुर में उनकी फैक्ट्री थी, बालासोर में उनकी फैक्ट्री थी, बट कासिम बाजार में नहीं थी। कासिम बाजार में क्यों नहीं थी, कासिम बाजार में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई थी वो किसने करी थी, यहाँ पे कासिम बाजार में वो करी गई थी बाय डच।
डच ने क्या किया था, कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थी वो डच की सेटलमेंट थी, कासिम बाजार नियर मुर्शिदाबाद के पास। ठीक है, बंगाल में पड़े, बंगाल प्रोविंस में। राइट, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 3। ठीक है, कि कितने साइड्स पे थी, तो 3 साइड्स पे थी। राइट तो ये आप देख सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क जो थे, ये आपके पास पुर्तगीज के सेकंड वाइसरॉय। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे आपके पास, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब यही भाई साहब को, अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क को ही कंसीडर किया जाता है द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज इन इन इंडिया। और वी कैन से ईस्ट में भी अगर बात कर रहे हैं तो सही है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास सही हो जाती है। हाँ, जो भी रीजन इनके कंट्रोल में था, अल्फांसो डी एल्बुक्वर्क, इसकी बात भी मैंने करी हुई है अपनी वीडियो में, आप देख सकते हो। इन्होंने अपने रीजन में वहां पे क्या किया था, सती प्रैक्टिस को बैन किया था। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, परमिट्स फॉर द नॉन पुर्तगीज शिप, ये भी स्टेटमेंट आपके पास सही होता है। देखो यहाँ पे एक कार्टर सिस्टम की मैंने बात करी थी आपके पास, एक कार्टर सिस्टम था, जिसको हालांकि इंट्रोड्यूस किसने किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। दैट मीन्स यहाँ से ये क्या लेते थे, लाइसेंस फीस लेते थे अदर शिप से। बट यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया था, अल्फांसो डी अल्बुक्वर्क के टाइम पे जितना भी इंडियन ओशियन था उस पे इन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते, क्योंकि ब्रिटिशर अल्मीडा की जो पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्या करना चाहते थे, पूरे इंडियन ओशियन पे अपना कब्जा करना चाहते थे। तो अल्टीमेटली अब एल्बुक्वर्क ने अपने टाइम पे क्या किया यहाँ पे, दैट मीन्स परमिट, जो भी नॉन पुर्तगीज शिप थी उनको क्या दिया जाता था, परमिट दिया जाता था बाय द पुर्तगीज की, वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, इसको क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर किसी के पास परमिट नहीं होता था तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेते थे। राइट, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है जो है आपके पास सही हो जाती है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। जो आपके पास एल्बुक्वर्क, फ्रांसिस डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन हॉकिंस। तो आपके पास इसका आएगा डुप्लेक्स, जो फ्रांस के गवर्नर थे। आपको याद होगा इनकी बात हमने करी थी सेकंड कार्नेटिक वॉर में, आप जाके देख सकते। राइट, सेकंड कार्नेटिक वॉर में जो है इनके बारे में हमने बात करी थी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दैट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ब्रॉट द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, कि यहाँ पे राजनीतिक चेंज किया गया था बंगाल में बिटवीन 1757 से 1765। दैट मींस बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या फैक्टर्स आपके पास रहे होंगे, तो इन फैक्टर्स की अगर बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या था, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली कंपनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था, कंपनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था ट्रेड करना। अब ट्रेड कैसे करेंगे, फॉर लॉन्ग टाइम तक ट्रेड करना था। अब ट्रेड करना था तो उसके लिए इनको क्या करना था, फ्री ट्रेड करना चाहते थे, दैट मीन्स ड्यूटी फ्री, टैक्स नहीं देना था। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, मीर कासिम, जो हमने बात करी थी, अब यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर की, जो आपके पास बैटल ऑफ बक्सर हुआ। राइट, मतलब सिराजुद्दौला के टाइम पे। फिर यहाँ पे बात करें द ग्रोथ ऑफ फ्रैक्शंस इन द मुर्शिदाबाद कोर्ट, यस, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ फ्रैक्शंस इन द मुर्शिदाबाद कोर्ट की बात करें। मुर्शिदाबाद कोर्ट मतलब नवाब ऑफ बंगाल का जो कोर्ट था, वो कहाँ पे था, कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। डेथ ऑफ मीर कासिम, ठीक है, डेथ ऑफ मीर कासिम। अगर बात करें तो 1757 से 65 के बीच में, अब जब बैटल ऑफ बक्सर होती है तो उस टाइम पे हमारे पास कौन थे, बैटल ऑफ बक्सर किसके साथ हुई, सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वो आपके पास मीर जाफर के साथ होती है। हाँ, सिराजुद्दौला का कौन था, कमांडर था कौन, मीर जाफर। बाद में मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर आया था।
मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। राइट, तो ये इनका ऑर्डर था। तो मीर कासिम बड़ा ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट अगेंस्ट द नवाब्स ऑर्डर, यस। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि फोर्ट विलियम जो था, जिसकी फोर्टिफिकेशन की जा रही थी, जिसके वॉल्स पे क्या किया जा रहा था, गन्स इंपाउंड की जा रही थी। अब गन्स जब लगाई जा रही थी, जिसका विरोध किया किसने, नवाब ने, नवाब सिराजुद्दौला ने। जब उसका अपोज किया, जब उन्होंने बात नहीं मानी, फिर हमने बात करी ब्लैक होल ट्रेजेडी की। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिले। तो अल्टीमेटली इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो सी ऑप्शन होगा। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस के क्वेश्चन सही लगे होंगे, क्वेश्चन आपका डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर पे 8627892995। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोचिंग के, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी भी टेस्ट के लिए आप फ्रीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एट एनी टाइम पे। जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।